starting with the new chapter, thermodynamics. तो थर्मोडायनेमिक्स में व्हाट डू वी स्टडी? पहले तो डायनेमिक चीज का मतलब समझते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जिसका चेंजिंग नेचर होता है। जो भी चीज चेंज हो रही होती है उसको डायनेमिक बोलते हैं, है ना। आजकल का फैशन डायनेमिक है ना। लोग डायनेमिक है, जैसा भी कहना चाहो। तो थर्मोडायनेमिक, डायनेमिक इज फ्रॉम चेंजिंग नेचर एंड थर्मो इज फ्रॉम टेम्परेचर, है ना। हीट से रिलेशन है इसका। इस Yes, चैप्टर में व्हाट डू यू स्टडी इज यू स्टडी different forms of energy and their interconversion. Different forms of energy and their interconversion. ये हमारा मेन गोल रहता है इसमें। बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप सिर्फ 4 से 5 बातें सीख जाओ तो। पहली चीज तो कि ये लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, पर एनसीईआरटी में लिखा है और मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे ये लॉज एप्लीकेबल है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट इज दिस टॉपिक रिलेटेड अबाउट। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है कि क्या कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। फीजिबिलिटी होना या ना होना को हम फीजिबिलिटी बोल रहे हैं। तो फीजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं। इसका लिमिटेशन ये है कि डज नॉट टेल अस अबाउट, डज नॉट टेल अस अबाउट रेट। आपको याद होगा केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़ा था। टेल अस अबाउट रेट। रेट समझते हो ना, आपका टाइम कितनी जल्दी yes, sir. रिएक्शन में कितनी जल्दी नहीं हो रहा है। क्या रेट के बारे में नहीं है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि इस काम को करने में एनर्जी कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, वो वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या ये बात समझ में? नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे लगते हैं। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसका मतलब क्या है? लेट्स से कि आपके सामने आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है, और आपने उसको घसीट के थप्पड़ मार दिया ऐसे। ठीक है, तो आपने कितनी तेज थप्पड़ मारा ये आपको तभी पता चलेगा जब थप्पड़ पूरा लग जाएगा, है ना। उसका गाल कितना लाल हुआ, अब उसको कितना रोना आ रहा है, उस हिसाब से थप्पड़ का इंटेंसिटी पता चलता है। हमारा हाथ तो चल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ देखना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे पहले क्या देखा कि गाल ओके ओके है, गाल गर्म नहीं है। थप्पड़ मारने के बाद क्या देखा, अच्छा गाल बहुत गर्म हो गया है, इसका मतलब बहुत तेज थप्पड़ पड़ा होगा। आप बीच में नहीं देख सकते, पढ़ते हुए स्लोमो में आप नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। जो भी चीज समझ में आएगी वो या तो शुरुआत और लास्ट का देख के, बीच में वी कैन नॉट अप्लाई लॉज। ठीक है, जो जितना भी थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए बना हुआ है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम आप समझते हो, जनरली एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम आपके पास होता है अ सिचुएशन ऑफ नो नेट चेंज। जब कोई नेट चेंज नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब जैसे कि आपके पास एक पेन है और इस पेन को आपने दो तरफ से ऐसे धक्का लगा रखा है और दोनों तरफ से जो फोर्स है वो बिल्कुल बराबर है, तो ये पेन कहीं नहीं खिसकेगा। अगर ये पेन कहीं नहीं खिसकेगा तो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे। पेन का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आया समझ में? इक्विलिब्रियम वाली बात समझ में आ रही है? एक और चीज क्या हो सकता है, लेट्स से आपके पास बकेट है, बकेट में छेद है, बकेट से पानी बाहर भी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर पानी अंदर भी आ रहा है। अगर आपके पास पानी जितना बाहर जा रहा है और जितना अंदर आ रहा है तो हाइट ऑफ वाटर बकेट का क्या होगा? हाइट का Same is सेम रहेगा। तो there. अगेन कैन आई से दिस इज अ इक्विलिब्रियम? यस, दिस इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में जहां पर जो भी चेंज होने वाला है, जो भी चेंज वाली स्पीशीज, अगर उनमें चेंज होना बंद हो जाए तो हम उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? No, ठीक है, sir. चलो जी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि आप नोट्स भी पता हो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लिमिटेशन, इट इज नॉट कंसर्न विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ओनली एनर्जी इन्वॉल्व। क्लियर? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। ये वाली बात समझते हैं बच्चे। थर्मोडायनेमिक्स की जो बेस्ट पार्ट है ना, वो पार्ट ये कि लेट्स से कल आपने, आप अपने रूम की बात करो, जिस कमरे में आप बैठे हो वो कमरा कितना ठंडा है या कितना गर्म है। हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करें तो उसको कैसे देखते हैं? टेम्परेचर से देखते हैं कि नहीं देखते? व्हाट इज हॉटनेस कोल्डनेस की टेम्परेचर देखें। सर 50 डिग्री सेल्सियस मतलब गर्म है, -2 है तो ठंडा है। अरे दिख रहा है, तो टेम्परेचर इज द मेजर। टेम्परेचर ये बताना चाहता है कोई चीज कितना गर्म है कितना ठंडा है। क्या टेम्परेचर वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. है ना।
तो अब आपके पास क्या है, इस वाले पॉइंट पे अगर आपका कमरा कितना ठंडा है या गर्म है, क्या उससे फर्क पड़ता है आपका एटम में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लगाया था या रदरफोर्ड का मॉडल लगाया था? हाँ। मैं कह रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि आपके पास जो एटम है, उस एटम में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बातें होंगी या फिर रदरफोर्ड के मॉडल की बात होगी या बोर मॉडल होगा? एटम से फर्क पड़ रहा है क्या कि कमरा कितना ठंडा है या गर्म है? नहीं। नहीं। पता है, और ये कभी नहीं होगा। अगर कल जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमने पढ़ा था, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, अगर वो भी फॉल्स हो जाए कि दिस इज ऑल रॉन्ग जो पढ़ रहे थे अब इतने दिनों से, तो भी जो लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो कभी नहीं बदलेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी चीज को हीट किया, आपके पास टेस्ट ट्यूब है और आपने उसको हीट करके उसका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो क्या फर्क पड़ता है दुनिया में वो चीज कैसे बनी थी? 10 डिग्री बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। आई बात समझ? यस। तो ये वाली चीजें यहाँ पर है। एक तो आपके पास क्या होगा कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, बड़े सिस्टम्स के लिए पढ़ते हैं। जो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए था, हम मैक्रो के लिए पढ़ रहे हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम की शुरुआत में, लास्ट में, या जब कोई चेंज नहीं होता तभी देख पाएंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बॉम्ब फटने के लिए आपने दिवाली में ऐसे बड़ा सा बॉम्ब लिया और बॉम्ब में आग लगा दी, बॉम्ब जब फट गया तब देखोगे ना आप आगे, क्या बॉम्ब को फटते हुए आप पूरा पढ़ लोगे थर्मोडायनेमिक्स क्या हो रहा है ना? वो फट जाएगा तब पता चलेगा ना कितना एनर्जी क्रिएट हुआ होगा। क्लियर? यस सर। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लोग स्किप कर जाते हैं ये वाला पोर्शन पूरा। चलो जी, नेक्स्ट यहाँ से ही शुरू होता है ना सबका चैप्टर, सिस्टम सराउंडिंग। मुझे पता है ये चीज़ तो सबको ही आती है, बट यस सर। स्टिल जल्दी से देख लेते हैं। सिस्टम इज, लेट्स से कि आपके पास क्या है, मैं इसी कमरे की बात करूँ जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ। उस कमरे में अगर आप देखो तो मेरे पास क्या है, ये रहा। एंड मैं इसमें देखूँ तो मेरे लिए ये जो मेरे पास पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इस पेंसिल के साथ देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पेंसिल गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, पेंसिल टूट जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन पेंसिल है। इस चीज को सिस्टम बोलते हैं। एनीथिंग जो इसके अबाउट है उन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। और वो जो लेयर है, ये लेयर देखना, ये जो लेयर होगी इसके ऊपर, ये लेयर आपका सिस्टम को सराउंडिंग से जो डिफरेंशिएट करती है, उस लेयर को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। आपके पास ये बाउंड्री लेयर समझने के लिए सबसे अच्छा ये स्प्राइट की बॉटल हो गई। अगर स्प्राइट की बॉटल में देखो तो ये जो प्लास्टिक है दैट इज द बाउंड्री लेयर। आपको पता है मैं बाउंड्री लेयर क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, नॉट इसका मैथ वाला पार्ट, इसका ना समझने वाला पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहले यहाँ पर समझो कि आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो प्लास्टिक बॉटल है ये बाउंड्री है। यस सर। बाउंड्री पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने हीटिंग के बारे में सुना है? जब आप हीट करते हो तो हीट कहाँ जाती है, सिस्टम पे जाती है या बाउंड्री पे जाती है? अब सोचो। सिस्टम पे। नहीं होता ऐसा। आप बाउंड्री पे जाती आप बताओ, तो जब आप हीट को देते हो तो आप सिस्टम में कैसे हीट डालते हो? आप तो पहले बाउंड्री को हीट करते हो ना। है। हाँ, बाउंड्री को हीट करता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पैकेज में। क्वेश्चन में है कि हीट जो है, इट्स अ बाउंड्री फिनोमेना, इट्स अ सिस्टम फिनोमेना, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, ऐसे करके, तो इट्स अ बाउंड्री फिनोमेना। आप जब भी किसी चीज को हीट करते हो आप उसकी बाउंड्री को हीट करते हो, तब वो हीट आगे ट्रांसफर होती है, प्रोपोगेट होती है कि नहीं है? आया समझ में ये यस। वाली बात? ठीक है। यस। तो बाउंड्री लेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, यहां तक देख लो आपको। आर यू क्लियर विद ऑल दीज थ्री टर्म्स? यूनिवर्स इज लाइक इफ यू कनेक्ट एवरीथिंग लाइक सिस्टम एंड सराउंडिंग, सब कुछ मिला दोगे तो वी कॉल इट द यूनिवर्स। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, बाउंड्री लेयर के बारे में बात करें तो बाउंड्री लेयर में क्या होगा, द लेयर दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्लियर है? बाउंड्री लेयर यस सर। ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, नॉट ऑफ ग्रेट यूज हमारे लिए, बट स्टिल पता होना चाहिए, रियल एंड इमेजिनरी। रियल बाउंड्री इज फॉर योर रूम, दैट इज अ रियल बाउंड्री फॉर श्योर। इमेजिनरी बाउंड्री इज डोंट कम नियर मी। ठीक है, तो जो आपके पास होता है ना, लोग बोलते मेरे से इतनी दूर, मेरे एक हाथ से ज्यादा पास मत आना, दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री। या फिर कोविड की जो बाउंड्री थी, है ना, जो यस सर। जो भी था। ये नेक्स्ट इज मूविंग एंड फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री बोला जाए तो अगेन यू कैन टेक योर रूम। मूविंग बाउंड्री का बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? सिरिंज देखा आपने? यस सर। सिरिंज में जब आप दबाते हो तो उसका बाउंड्री कम हो रहा होता है कि नहीं होता? मतलब दिख रहा है ना वो बाउंड्री हो रहा है कि नहीं? यस सर। नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो फिक्स्ड एंड मूविंग बाउंड्री, देन देर इज डायथर्मल एंड एडियाबैटिक बाउंड्री। डायथर्मल इज लाइक यहाँ पर अगर मैं लूंगा तो इसमें बहुत इजीली क्या होगा, ठंडी भी हो जाएगी बॉटल, गर्म भी हो जाएगी, वेरी इजी। बट यही चीज मैं अगर थर्मस ले लूँ तो थर्मस में हीट फ्लो नहीं होगा, दैट इज अ एडियाबैटिक बाउंड्री। जहां पर हीट फ्लो नहीं होता है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है दैट इज एडियाबैटिक। आया समझ में? Yes, sir. क्लियर फॉर श्योर, डायथर्मल Yeah. एडियाबैटिक। चलो जी। तो आपको ये पूरा पेज समझ में आ गया, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। मैंने इसे टाइप्स ऑफ सिस्टम, आई होप लिखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी Yes, चीजें। sir, समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ जो इक्वेशंस होंगी वहां से लिखना शुरू करूंगा। ओके सर। ठीक है, ओपन, क्लोज्ड और इंसुलेटेड। तो अगर ओपन सिस्टम की बात करो तो बहुत आसान है। ओपन सिस्टम में आपके पास चाय का प्याला है, ठीक है, इसमें आप चाय भी डाल सकते हो, आप चाय पी भी सकते हो, ये ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी किया जा सकता है। तो जहां पर मास और एनर्जी सबका ट्रांसफर किया जा सकता है उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या है कि अब आपने कोस्टर रख दिया, इस बार चाय ठंडी या गर्म तो हो सकती है पर चाय में और चाय नहीं डाली जा सकती है, चाय निकाली नहीं जा सकती। ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो थर्मस, थर्मस में आपके पास क्या होगा कि ना तो वो उसको ठंडा या गर्म होने देता है काफी देर तक के लिए, ना उसमें आप और चीजें डाल सकते हो। इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। मेन बात है देर इज नो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं बना इस दुनिया में जो एनर्जी को स्टोर कर सके टू द मोस्ट। इवन आपका फोन भी अगर रखा हुआ है तो वो भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता यस सर। है ना? क्या ये वाली बात समझ में आई? माई क्वेश्चन टू यू, ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ ह्यूमन बॉडी इज, इन तीनों सिस्टम में से? ओपन। मतलब आप इतना शॉकिंग वे में क्यों बोल रहे हो? ओह माय गॉड, इट ओपन? ये ओपन। फॉर श्योर। आप एनर्जी और मास ट्रांसफर दोनों हो रहा है। ठीक है, मास ट्रांसफर में इतना नहीं जाऊंगा मैं, एनर्जी ट्रांसफर तो बहुत इजीली समझ में आ ही रहा होगा। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ओपन हो गया, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ बस। ठीक है, तो आपके पास ये, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक कि हम केमिस्ट्री में कौन सा सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं? आइसोलेटेड। अच्छा। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लोज्ड। क्लोज। क्यों क्लोज्ड? हाँ, आइसोलेटेड क्लोज्ड। क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने वाले हैं। सही है। हम बताएं एक और चीज भी, हम ओपन या क्लोज दोनों बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो टेस्ट ट्यूब में हो रही है। टेस्ट ट्यूब में आप केमिकल डालते भी हो, केमिकल निकाल भी सकते हो। ठीक है। ये। क्लोज्ड इसलिए कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, केमिकल डाल के रिएक्टर को बंद कर दिया, एनर्जी ट्रांसफर तो हो ही रहा है क्योंकि हीटिंग तो करते ही हैं। आइसोलेटेड, अब मेरा अगला लास्ट सवाल, ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोला कि आपको इस तरीके से पता होना चाहिए था ना। मम्मी, फिजिक्स में कौन सा? हाँ जी, बताओ फिजिक्स में क्या लगता है आपको, विच टाइप ऑफ सिस्टम डू यू थिंक लोग पढ़ते हैं? सभी पढ़ते हैं। सभी पढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं फिजिक्स में ज्यादा। ओके। ठीक है, वहां पर क्या होता है, वहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं, मतलब पढ़ते तो ऑब्वियस सी बात है सभी है, पर दिस इज जो मैंने नोटिस किया अपने उसमें कि बायो के लिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, केमिस्ट्री के लिए ये सिस्टम काफी रेलेवेंट है, और फिजिक्स के लिए ये वाला सिस्टम काफी रेलेवेंट है। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स आते हैं, देखा, आया समझ में? ठीक है, नया तरीका मिला सोचने का। चले आगे। यस सर। चलो जी, जनरल टर्म्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद जनरल टर्म। तो इसको समझने के लिए ना, इसको थोड़ा फिलॉसफी से लिंक करते हैं ताकि आपको और मजा आए और समझ में आए। आप ऐसे समझो
कि आपके पास क्या होने वाला है। आप जब अपने, मैं बोलता हूँ बेटा आप खुश कैसा फील कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप बोले सर ठीक है, मतलब चल रहा है जिंदगी और अच्छा है जो भी है ना। तो आप ऐसे बता रहे हो एक डल यट ऐसे सा स्टेट, तो अपना इमोशंस से मुझे अपना स्टेट बता रहे हो। आप देख रहे हो ना स्टेट कैसे, मैंने यू आर हैप्पी दैट इज अ स्टेट, है ना, दैट इज योर स्टेट। एंड हैप्पीनेस सैडनेस एवरीथिंग इज अ स्टेट। और स्टेट क्या है, इमोशन, इमोशनल स्टेट क्या है, ठीक है। व्हाट्स योर फाइनेंशियल स्टेट, ठीक है, अभी आपके पास 50 लाख, बैंक करप्ट। हाँ चलो जैसा भी है, ठीक है। बट अगेन देखा बैंकरप्ट बोलते हैं आई गॉट योर स्टेट, आई नो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ वड़ा पाव चल रहा है आजकल, ठीक है, ऐसा। तो ये आ रहा है समझ में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स से ना आपको पता चल जाए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से आपके पास ऐसा है, हंगर का भी एक स्टेट होगा कि आप भूखे हो कि वो हो, ठीक है। तो इसमें लेट्स से आपके पास एक डब्बा है, ये चीज तो हमारा वैसे ह्यूमन से रिलेटेड हो गया। लेट्स टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। आपके पास एक एलपीजी सिलेंडर है, और वो एलपीजी सिलेंडर जो 16 लीटर वाला आता है, जो घर पे ऐसे लगाते हैं, सिलेंडर है आपके पास। और इस सिलेंडर, मैंने बोला कि भाई बताओ इस सिलेंडर के बारे में कुछ बताओ। तो अब आप जब इस सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हो कि सर इस सिलेंडर में ऐसा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो इससे आपको क्या पता चल रहा होगा, क्या इसमें गैस बहुत ज्यादा होगी, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला सर इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत कम से आपको, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या बता सकते हो, आप इसके बारे में, इस सिलेंडर के बारे में बताने के लिए आप मुझे क्या क्या साइंस से रिलेटेड क्या क्या बता सकते हो। आप ये नो सर सिलेंडर लाल है, दैट इज क्वालिटेटिव, ठीक है, समझ गया। व्हाट इज साइंटिफिक अबाउट इट, ठीक है, वहां पर क्या है कि प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इसके अंदर के मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर मोल्स कितना है, ठीक है, मोल्स के अलावा वॉल्यूम कितना है, हम इन सारी चीजों के बारे में बात करें, दैट इज मोर ऑफ, है ना, साइंस वाला स्टफ। अंदर क्या है उसके, क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दीज आर ऑल वेरिएबल्स। प्रेशर इज अ वेरिएबल, प्रेशर कैन बी चेंज, प्रेशर टेल्स यू अबाउट समथिंग, गैस कितना ज्यादा कितना कम है। टेम्परेचर इज अ वेरिएबल, इट टेल्स यू अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई चीज कितना ठंडा या कितना गर्म है। मोल्स इज टेलिंग यू अबाउट द अमाउंट ऑफ समथिंग। वॉल्यूम इज टेलिंग यू अबाउट कि लाइक अगर गैस है तो वो कितने एरिया में इनक्लोज्ड है, किस में दबा के रखा हुआ है मैंने। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई मैंने जो समझाया, यस सर। है ना। तो वैसे ही यहाँ पर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में चलोगे, दीज वेरिएबल हेल्प अस डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। व्हेन आई से स्टेट, दैट मींस प्रेशर टेम्परेचर। स्टेट आप समझ लो, प्रेशर वाला स्टेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजों के यही स्टेट है इसका, कि एक्चुअली इस दुनिया में किस तरीके से वो रखा हुआ है, किस तरीके से वो पड़ा हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट वन। अगर आप देखो यहाँ पर, और ये चीज पढ़ना क्यों जरूरी है, सी, अगर आप एक चीज देखना, सब कुछ हटा के इस डायग्राम को अगर आप देखो एंड यू सी कि P1 V1 एंड T1 वाज द इनिशियल स्टेट एंड इट गॉट चेंज इनटू P2 V2 एंड T1, दैट मींस देयर वाज सम प्रोसेस दैट हैपेंड। रखे रखे तो कुछ नहीं हो जाता ना, कुछ हुआ होगा तभी तो उसमें वॉल्यूम में चेंज आया, यस सर। है ना। तो ये वॉल्यूम चेंज से मुझे क्या पता चल गया कि देयर वुड हैव बीन सम केमिकल रिएक्शन या फिर कोई फिजिकल प्रोसेस। तो इफ एनी वेरिएबल इज चेंज्ड वी कॉल इट अ प्रोसेस। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस हो, बहुत सारी प्रोसेस भी कई बार लिंक्ड होती है। आपने लिया इट वाज P1 V1 एंड T1 and you did something, it got P1 V2 and T1, and you did something again, this was P2 V2 and T1, then you did something, वो हो गया P2 V2 and T2। आपको दिख रहा है दिस इज प्रोसेस 1 P1, प्रोसेस 2 P2, प्रोसेस 3 P3। इन सबको अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो इन सारी चीजों को मिला के व्हाट डू वी कॉल इट अ साइकिल। जब बहुत सारी प्रोसेस होती है तो उनको साइकिल बोलते हैं। एंड साइकिल कैन बी ओपन और क्लोज्ड। व्हेन आई से क्लोज्ड साइकिल, पता है क्या हुआ होगा, ये यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा और फिर वापस यहाँ चला गया, दिस इज अ क्लोज्ड साइकिल, देखा। यस सर। ऐसे शुरू किया, ऐसे शुरू किया, फिर वापस आ गया। और आपके पास क्या होगा, अगर ओपन साइकिल बोला जाए तो यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए। जब इनिशियल और फाइनल डिफरेंट है तो ओपन साइकिल है, और अगर इनिशियल और फाइनल सेम है तो आपका क्या है, क्लोज्ड क्लोज साइकिल। साइड। चलो जी, तो आपके पास ये बन गया। देखिए तो हमारे पास टू और मोर प्रोसेस कॉल्ड साइकिल, ओपन और क्लोज साइकिल है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, पूरा यहाँ तक एक बार देखो क्या कोई डाउट है इसमें। नो सर।
पक्का? Yes, sir. चलिए आगे। ओके, आज नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिव एक्सटेंसिव। ये वैसे तो केमिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत पहले बता देना चाहिए होता है, पर ये थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सी बात यह है कि देर आर सम थिंग्स दैट कैन बी एडेड डायरेक्टली। जब मैं आपको बोलता हूँ बेटा वॉल्यूम 10 ml होता है एंड दूसरे का वॉल्यूम 20 ml है, बताओ टोटल कितना होगा? आप बोलो सर 30। बहुत सिंपल है। ओके बेटा, मेरे पास एक का मोलारिटी है 0.1, दूसरे का मोलारिटी है 0.2, बताओ मोलारिटी कितना होगा मिक्सिंग पे? 0.3। व्हाट डू यू थिंक? मोलारिटी तो आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, बताओ मोलारिटी को क्या हम डायरेक्टली ऐड करते हैं? नहीं, नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये तो नहीं बताया था। हाँ, ये नहीं बताया था, अब यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा में मतलब सीधी सी बात है कि कुछ चीजों को डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है और कुछ चीजों को डायरेक्टली ऐड नहीं करते। जैसे कंसंट्रेशंस डायरेक्टली ऐड नहीं होती, नहीं करता। ठीक है, डेंसिटी डायरेक्टली ऐड नहीं की जाती, ठीक। ये सारी चीजें तुम्हारे पास जिनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, और कुछ चीजें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा होगा, उसका जो मेजर मेन बात है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन, अरे यार, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है ना, एक्सटेंसिव डिपेंड ऑन अमाउंट। अगर कोई चीज अमाउंट पर डिपेंड करती है तो उसको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे एक्सटेंसिव में अगर मैं आपसे बोलूं, मोल्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, मोल्स एक्सटेंसिव होता है कि नहीं होता? अमाउंट अगर ज्यादा होगा मोल ज्यादा होगा, अमाउंट कम होगा तो कम होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विच डज नॉट डिपेंड, ये नहीं डिपेंड करती, डज नॉट डिपेंड। अब बात है सर, ये तो यार बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो इसका एक तरीका होता है, हाउ डू वी डिसाइड, हाउ डू वी डिसाइड। ठीक है, वैसे तो दो तीन तरीके और भी हैं, मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट वाला बता के फिर आगे बता दूं। तो पहला तरीका क्या होता है? इमेजिन अ रूम। ठीक है, इमेजिन अ रूम, और इस रूम में हम क्या कर रहे हैं? आई एम टेकिंग, लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। ठीक है, आई नो इंथैल्पी एंट्रोपी आपको नहीं पता है, पर आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इस कमरे को, लेट्स से आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे को मैंने हाफ कर दिया, आपने बोला कि आज से मेरी मेरी बहन की लड़ाई, और आज से मैं इस घर में दीवार बना दूंगी, ठीक है, और आपने दीवार लगा दी बीच कमरे में। एंड अगर बीच कमरे में दीवार लड़ा दी, तो आप ये बताओ व्हाट डू यू थिंक, प्रेशर के साथ क्या होगा? क्या प्रेशर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। क्या वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ेगा? हम्म, हाँ। पड़ेगा। V/2 हो जाएगा प्रेशर का। टेम्परेचर में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोल्स में फर्क पड़ेगा? मोल्स क्या होगा, गैस का, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आधी आधी नहीं हो जाएंगे गैसेस, है ना। कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? आ जाओ, नहीं। कैसे नहीं पड़ेगा देखते हैं। कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और अगर मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है तो मोल्स कितने हो गए? N/2, वॉल्यूम कितना हो गया? V/2। ये वापस से N/V आ गया। एन बाई भी आ गया। ठीक है, हम यहाँ से एक चीज बताते हैं कि अगर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से पहले तो क्लासिफाई कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा, ये क्या होगा? इंटेंसिव होगा, ये क्या होगा? इंटेंसिव होगा, ये क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा। कुछ चीजें डायरेक्टली अमाउंट पर डिपेंड कर रही, कुछ नहीं कर रही। कंसंट्रेशन वापस से क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम। फॉर्मूला ये होता है कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाती है अगर एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव हो। आपको विश्वास नहीं है तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ। डेंसिटी में अगर आप करोगे, लेट्स टॉक अबाउट मास ऑल्सो। तो मास आप बताओ, मास का क्या होगा? M/2 नहीं हो जाएगा मास? यस सर। तो मास आपका हाफ हो गया, वॉल्यूम आपका हाफ हो गया, हाँ। वापस से डेंसिटी क्या हो गया? M/V हो एन गया, बाई भी। है ना। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो डिवीजन होता है उससे इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के डिवीजन से आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। ओके, क्या कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। चलो जी, तो वापस से इस पे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज,
इंटेंसिव, इंटेंसिव, अंदर से जो अंदर वाली बात पे, ठीक है, कि आपका क्या सेल्फ वर्थ है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। इंटेंसिव है ना। एक्सटेंसिव इज लाइक व्हाट इज फैशनेबल, व्हाट इज नॉट, दैट इज ऑल एक्सटेंसिव, है कि नहीं। लोग बोलेंगे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं बोलेंगे तो बेकार है कि नहीं। चलो जी, तो तुम्हारे पास क्या प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एक्सटेंसिव, ठीक, जो बाहर की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये चीज है एक्सटेंसिव। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिपेंड करता है दूसरी चीजों पे। यहाँ पर इंटेंसिव एक्सटेंसिव में देखा जाए प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, मास, मोल्स, यहाँ पर मैंने एक पूरा लिस्ट बना रखा है, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम हो कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वैसे तो 99% जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब यहीं पे लिखे हैं। हाउ डू वी डिसाइड, में एक बार ये देख लेते हैं जो अभी हमने डिसाइड किया था, फिर मैं आपको की पॉइंट दिखाता हूँ और फिर एक बार वापस से ये एग्जाम्पल दिखाता हूँ और आपका डन हो जाएगा। आज आपने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वही होमवर्क रहेगा। आपको मैंने सामान भेजी दिया, ठीक है। ओके सर। हमारे पास हाउ डू वी डिसाइड में अगर आप देखोगे तो वही चीज मैंने बताया, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, यस सर। ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होता है। और ये देखो डेल्टा जी, हमने जब वो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोकेम, इलेक्ट्रोकेम के लिए था ये, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। आपका जो डेल्टा जी होता है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी आप एक चीज समझो, आपने एक फोन, एक डबल ए बैटरी लिया और 3 डबल ए बैटरी लिया, एनर्जी, फ्री एनर्जी जो आप यूज कर सकते हो वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा ना, बैटरी ज्यादा है। फ्री एनर्जी इज बेसिकली जो एनर्जी आप हार्वेस्ट कर सकते हो, जो आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो एक बैटरी से आप थोड़ा एनर्जी निकाल सकते हो, 2 बैटरी से और ज्यादा, 3 बैटरी से और ज्यादा, 4 से और ज्यादा। क्या ये बात अमाउंट पे डिपेंड कर रही है? यस सर। कर रही है। जो ई सेल होता है, आपको याद होगा ई सेल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। ये सारी चीजें होती कि नहीं होती? ई सेल आपका क्या रहता है, ई सेल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन क्या होता है, इंटेंसिव होता है, वो भी रेट। इंटेंसिव। छोड़ो, ठीक है, इस वाली बात को छोड़ दे, लेट्स टॉक अबाउट ई सेल के बारे में। एन तो क्या होता है, गारंटी एक्सटेंसिव होता है कि नहीं होता है? यस सर। फराडे इज अ कांस्टेंट। तो आप डेल्टा जी जो कि एक एक्सटेंसिव है, एन जो कि एक एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव को करोगे तो ई सेल कैसा आ जाता है, इंटेंसिव आ जाता है। इंटेंसिव। ये तो अब यहाँ से आपको कुछ भी इंटेंसिव निकालना है यार कि अरे ये कैसे हो रहा है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक और चीज आपके पास क्या होगा कि अगर आप मोलर और स्पेसिफिक की बात करो, हम एक्सटेंसिव चीजों की बात करें ना, एक्सटेंसिव इज सिंपली जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। और अगर आपने अमाउंट को ही फिक्स कर दिया, आपने बोल दिया सर मोलर, भाई मोलर बोलते ही 1 मोल हो गया, और 1 मोल से तो अमाउंट फिक्स हो गया ना। अगर अमाउंट फिक्स हो गया तो क्या है, वो चीज अमाउंट पे डिपेंड करेगी फिर? आई थिंक आपको समझ नहीं आया, है ना। नहीं। देखो इसको मैं कह रहा हूँ मोलर, मोलर इंथैल्पी, ठीक है, मोलर इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी। लेट्स से आपने 1 किलो कोयला बर्न किया, ठीक है, और 2 किलो कोयला बर्न किया, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगा? 2 kgs। 2 किलो में। इसका मतलब इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी कैसा होगा, इंथैल्पी इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। ठीक है। बट मोलर इंथैल्पी बोलते हैं कि बेटा आपने 1 मोल कोयला बर्न किया, ठीक है, तो वापस से मोलर इंथैल्पी बोलो, मोलर इंथैल्पी चाहे तुम 500 किलो का ले लो, पर मैं उसकी मोलर इंथैल्पी की बात करूंगा, तो मोलर इंथैल्पी तो 1 मोल बर्न करने की बात हो रही है ना। तो अब तो क्या हो गया, अब तो फिक्स है। इंटेंसिव। वैसे ही तुम्हारे पास जब 1 ग्राम की बात होने लगेगी, स्पेसिफिक शब्द, जब भी ये दोनों शब्द किसी के नाम के आगे लग जाते हैं ना, तो हम उनको बताए क्या बोल देते हैं, वो तुरंत इंटेंसिव हो जाते हैं। इफ दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड विद द प्रॉपर्टी, इट इज डेफिनेटली इंटेंसिव। आया समझ में? यस सर। आपका कार्यक्रम है ये वही एग्जाम्पल्स वापस से देखने का, ठीक है, और मुझे बोल देना फिर ये पूरा पोर्शन आपने फिर से रीड करना है। समझ जाऊंगा। सारे एग्जाम्पल देख लो एक बार रीड करके, तो देख ले। सारे। यस सर। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव। नहीं, व्हाट स्पेसिफिक इज, हीट कैपेसिटी इंटेंसिव। व्हाट इज हीट कैपेसिटी आपने मुझसे पूछा नहीं सर, हीट कैपेसिटी है, चलो एंट्रोपी भी रह गया। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटेंसिव एक्सटेंसिव में समझ में आ रहा है? आप बताओ, चाहे पतीले में लेके आप 500 किलो पानी को, 500 किलो, 500 लीटर को करो तो भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, हाँ। है ना, चाहे थोड़ा सा लो तो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा।
तो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जस्ट पैसे के बच्चे। हाँ जी, शुरू करें। थैंक यू। Yes, sir. चलो, अब पक्का क्लियर हो गया ना ये वाली बात तो। Yes, sir. चलो जी, नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। आज जो अज्यूम करते हैं, अज्यूम क्या करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यू। ये आप अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूंगा। ठीक है, दैट्स अ वर्ल्ड, बट स्टिल, है कि नहीं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। चलो जी, तो क्या है, बट ऐसे शुरू करते हैं। अगर आप देखो, आपके ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो कर रहा होगा, दिमाग तक जा रहा होगा, आपका हार्ट पंप कर रहा होगा, तो कहना इसे आपके अंदर जो ब्लड है वो मूविंग है, तो मूविंग चीज में काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। Yes, sir. अच्छा, आप कुछ तो पंप कर रहे हो ना, कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, तभी तो ब्लड फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो वहाँ पे पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। Yes, sir. ये तो फिर भी मैं बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, लेट्स गो और अंदर। ठीक है, आपके लैरिंग्स की बात करते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे, मतलब मुझे इतना टेक्निकल नहीं पता, बट लैरिंग्स और फैरिंग्स, यहाँ पे वाइब्रेशन की वजह से ही आपका साउंड आता है ना। Yes, sir. या तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. आपके पास एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं आपका बॉडी में, तो आपके पास केमिकल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, आपके पास, मैं ऐसे पता नहीं कितना ना एक लाइन से लिखना चालू कर दूंगा, इतने सारे एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी समय, जब आप रेस्ट पे हो तब भी, कि मैं तो मूव नहीं कर रहा, मेरे अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी, तो गलत है ना बोलना। आपका ब्लड तो चल रहा Yes, sir. है ना। तो आपके पास क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ना एक बड़ा सा बैग है। ठीक है, लुई विटॉन का बैग है। इस लुई विटॉन के अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे लुई विटॉन के पर्स हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक Yes, डफल sir. बैग है, डफल बैग के अंदर छोटे छोटे वॉलेट्स, छोटे छोटे हैंड बैग्स, है ना, जो भी होता है, जितने भी टाइप के बैग हैं। तो ये सारी चीज के जो एक्यूमुलेशन है, इन सबको जोड़ने पे जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट है, इस पूरे के पूरे गोले को, इस पूरे के पूरे इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। जो इंटरनल एनर्जी होता है, दिस इज सम ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल एनर्जीज। एंड सी, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अब सारी एनर्जी निकालूं, वाइब्रेशनल भी, ये भी, वो इतनी छोटी छोटी, कुछ तो और अंदर जाएंगी, आपका न्यूक्लियर एनर्जी तक पड़ी चली जाएंगी, कि भाई आप एटम में भी अंदर घुस गए, सेल के अंदर भी घुस गए, तो क्या होगा। तो बहुत ही ज्यादा तुम्हारे पास चीजें हो जाएंगी। एंड वी डोंट डाइव इनटू दैट, बिकॉज अगेन, जो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स था, वो कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए था, है कि नहीं। तो हमने Yes, सब एक जैसा एक पूरा क्लब बनाया, एक पूरा क्लब बनाया, इसको एक साथ भरा, और ये है आज से हमारे लिए इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में बस एक चीज का ध्यान देते हैं, इतना नहीं आता, बट स्टिल अगर कभी कोई पूछे
Gravitational energy is not included. Gravitational energy is not included. Clear? ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं इंक्लूड होती, तब हम उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में सारी होंगी, सारी छोटी छोटी एनर्जीज, बट ग्रेविटेशनल नहीं होती। एक बार देखना, तो आपके पास क्या है, डिनोटेड बाय यू काइनेटिक न्यूक्लियर, यहाँ तो फिर भी कम लिखी और होगा। सम ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इनसाइड अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा साक्षी अभी, ठीक है, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी मैं कैलकुलेट करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? Yes, sir. पॉसिबल ही नहीं कि क्या एनर्जीज कैलकुलेट करो आप, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, हम सिर्फ डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा इज फॉर चेंज, ठीक है। अभी मुझे पता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन रह गया, पर स्टेट पाथ फंक्शन में आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा। पहले यहाँ तक बताओ, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर चल क्या रहा है? Yes, sir. Crystal clear. Crystal clear. ओके ओके। चलो जी, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, एक हम बात करने जा रहे हैं फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, आइडियल गैस के कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं। हमने नहीं किया क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर अब हट गया है, पर ये छोटी सी बात आपका फिजिक्स में जरूर आएगी, तो इट इज बेटर कि आपका पता हो। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ इस बारे में। ये आइडियल गैस के वो हैं assumptions. Every gas is made up of very small particles called molecules. Molecules of a gas are separated from each other by large distances, so the volume of molecules is negligible as compared to the total volume of gas. Due to large distances of separation, forces of attraction and repulsion between them are negligible. The force of gravitation of the molecules is also negligible. Molecules move in different directions with different speed, hitting each other as well as walls of the container, exerting pressure on the walls. ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जितने पॉइंट बता रहा हूँ आपके पास, Yes, sir. ठीक है। आपके पास मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स, पहली चीज तो यही गड़बड़ है। बताए, इसके छोटी सी चीज, परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर मतलब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर कोई एटम नहीं है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ हार्ड स्फीयर्स है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये लाइन सीखना चाहेंगे हम, ये लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। शुरू करें लाइन को सीखना, Hmm. ठीक है जी। जब भी हम ये बोल रहे हैं कि कोई गैस है, तो गैस में क्या होता है, ऐसे डब्बे के अंदर होगी और यहाँ पर ऐसे थोड़े से डॉट होंगे। ये जो डॉट है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है। एंड दिस मूवमेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मूवमेंट बढ़ने लगेगा। सारी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये मूवमेंट और तेज हो जाएगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा मूवमेंट और तेज होता रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सी Yes, sir. ब्यूटीफुल एनिमेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, Yes, sir. है ना। तो आपके पास क्या हो रहा है, तो ये टेम्परेचर पे ही सारा अब वो है क्या, जितना भी इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, अब हम ना आइडियल गैस के लिए ही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। फॉर आइडियल गैस जितना भी इंटरनल एनर्जी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ और कुछ तो है ही नहीं, अट्रैक्शन रिपल्शन है नहीं, पोटेंशियल होगा नहीं, गैस के अंदर खुद कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर है। तो जितना भी इंटरनल एनर्जी है किसी गैस के लिए, दैट इज ऑल ड्यू टू जस्ट वन थिंग, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी, कि गैस कितना तेज मूव कर रही है। और ये काइनेटिक एनर्जी, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑल ऑन टेम्परेचर। आज आपका सबसे पहला तगड़ा रिलेशन यहां से बनना शुरू हो जाता है, कि जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस। देखा आपको क्यों? Yes, sir. है ना, किसी भी चीज का, किसी भी आइडियल गैस का जितना भी आपके पास क्या आ रहा है, आपका इंटरनल एनर्जी, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन थिंग, दैट इज कि कितना ज्यादा टेम्परेचर है। हाँ या ना, समझ में आई कि नहीं आई बात? यस और नो? Yes, sir.
आपका। यस सर। चलो जी। तो आपके पास ये हो गया। इसीलिए हमारा ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे, आप आगे देखोगे। क्या बाहर बाहर हो क्या? नहीं सर, बालकनी खुला है, एक second। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे दिल्ली में अब दरवाजे बंद रखा करो बेटा। ठीक है, चलें आगे। यस सर। तो तुम्हारे पास क्या, यू काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, ये वाला चीज है फॉर आइडियल गैस में। तो अब क्या होने वाला है? अब आगे, है ना, अब आगे चलते हैं आइडियल गैस के लिए। नेक्स्ट अब टोटल एनर्जी के बारे में समझना शुरू करते हैं। पहले आप ये देखो, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था, एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में था कि भाई फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल अभी नहीं पढ़ाया, पर आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर। टेम्परेचर। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसमें बताओ कि डेल्टा यू क्या होगा। जीरो। जीरो, सीधे जीरो। डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो यू में कोई चेंज नहीं है, खत्म। आई बस समझ में? यस सर। चलो जी, लेट्स टॉक अबाउट टोटल एनर्जी। अगर मैं टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ सिस्टम या टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की बात करूं, टोटल एनर्जी इज गिवन बाय कैपिटल ई। टोटल एनर्जी इज गिवन बाय कैपिटल ई, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। देखिए ये क्या है। आप मेरे को इमेजिन करो, मान लो मैं दौड़ना शुरू कर दूं, तो क्या मेरे मेरे अंदर जो ब्लड फ्लो वो तो होगा ही होगा, तो वो सब तो इंटरनल एनर्जी में इंक्लूडेड है, पर अब मेरा पूरा सिस्टम नहीं मूव करने लगा। तो क्या अब एक और काइनेटिक, एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक है, और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, मैं दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगूं, तो सीढ़ी चढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पर अगर आप केमिस्ट्री में बात करो, फॉर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो दौड़ रहा हो टेस्ट ट्यूब लेके। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, वो जीरो रहता है, क्योंकि कोई जा नहीं रहा, कोई मूवमेंट नहीं। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो रहता है, क्यों? क्योंकि ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड है, ना टेस्ट ट्यूब को ऐसे ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जगह रखा होता है। तो फॉर केमिस्ट्री देर आर सम बुक्स जिसमें ई इज इक्वल टू यू लिखा है, तो कई बार वो इंटरनल एनर्जी को ई बोलते हैं, कई बार इंटरनल एनर्जी को यू बोलते हैं। नाउ यू नो। ठीक है, टोटल एनर्जी आपका क्या रहता है फॉर केमिस्ट्री, सेम रहता है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ये है। फिजिक्स में इस चीज का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो फॉर केमिस्ट्री टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू। अब आपके पास नया रिलेशन बना कि ई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या यहाँ टेम्परेचर। पे? यस सर। नेक्स्ट इज आपके पास एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आई वुड लाइक टू नो द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। बताओ। मैं पॉज कर। ओके, दैट वाज अ वेरी नाइस डेफिनेशन बाय यू। ठीक है, वंडरफुल। आई वुड लाइक टू कोट योर डेफिनेशन वंस अगेन। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, यस। तो अब एनर्जी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट और वर्क में डिफरेंस क्या होता है? जब एनर्जी फ्लो इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कभी एनर्जी का फ्लो होता है, तब हम उसे हीट कहते हैं। और जब और किसी भी वजह से तुम्हारा एनर्जी का फ्लो होता है, तो उसे वर्क कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले। देखिए, पहले ये डेफिनेशन देख लो। एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, हीट। एनर्जी फ्लो ड्यू टू एनीथिंग एक्सेप्ट द टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड वर्क। वर्क। ठीक है, अब आपके पास ये 100 डिग्री सेल्सियस का स्लैब है। ये 100 डिग्री सेल्सियस के स्लैब से हीट निकल रहा है पूरा का पूरा ऐसे करके, और ये इसको गर्म कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ही हो रहा है। अगर बगल में भी 100 डिग्री सेल्सियस होता तो कुछ नहीं हो रहा होता। सब कुछ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, वाई? बिकॉज आप हीट करो, दैट डजेंट मीन कि सारा का सारा हीट इसी के अंदर जा रहा है। आप अपना गैस भी इस्तेमाल करते हो, तो दैट डज नॉट गारंटी कि जितना गैस आप लगा रहे हो सारा का सारा उसी में जा रहा है। पर यही चीज अगर आप इंडक्शन में यूज करते हो, तो इंडक्शन में ऐसा होता है, लॉसेस वहां भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ,
बट अगर आइडियल केस में बात करें तो इंडक्शन में जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें वो सारा का सारा पैन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता, ऐसा यहाँ पर हीट करते हुए नहीं होता। क्या ये बात समझ में आया? तो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दिस इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर्ड समझ में आ गया ना? डिसऑर्डर का मतलब क्या? यस यू सर। कंट्रोल इट, यू कैन जस्ट गाइड इट। इट्स लाइक जेंजीज, ठीक है? इट्स लाइक जेंजीज, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, यू कैन जस्ट गाइड देम, ठीक है? अल्टीमेटली दे विल डू देयर ओन थिंग। तो वही चीजें यहाँ पर। तो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात चल रही है। नेक्स्ट क्या? लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी इज की इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, है ना? आपको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा और काम में भी उतना ना निकल के आए, है ना? आप बस, दिस इज हाई ग्रेड एनर्जी। इसका काम ज्यादा करने का मतलब क्या? लेट्स से आप अपना अपना नहाने के लिए ठंड में पानी गर्म कर रहे हो, आप गैस पे कर रहे हो, वेस्ट हो रहा है एनर्जी। आप गीजर में करोगे, एनर्जी का इस्तेमाल होगा प्रॉपर। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। दिस इज हाई ग्रेड एनर्जी, ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। देयर इज अ तरीका है उसमें ना कि वहां पर ज्यादा कन्वर्जन हो रहा होता है। इसी बात को यूज करके हम क्या बोलते हैं कि वर्क कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू हीट। वर्क को आप 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट हीट इज नेवर कन्वर्टेड 100% टू वर्क। कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा लॉस तो हो ही जाएगा, ठीक है? और यही फिजिक्स में कार्नोट इंजन और इन सब का ये कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है कि नहीं है? यस चले आगे। सर। यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास क्या यहाँ पर क्या हो सकता है? मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैग्नेटिक वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क्स। लेट्स स्टार्ट विद हीट कैपेसिटी। पहले यहाँ तक देख लो आप, आर यू क्लियर फॉर श्योर कि चल क्या रहा है? टू मच थ्योरी है शुरुआत में, देन वर्क शुरू होगा इसके अंदर का कि काम क्या चल रहा है ना। तो थ्योरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो कि हम बात क्या कर रहे हैं, तो ही मजा आएगा आगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, रिवीजन लगेगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने, वो आपने देखने हैं कि कौन कौन से रिलेटेड है। पहले 4 ही 5 पन्ने में मिल जाएंगे आपको। चलो जी, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। आप अभी देख रहे हो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कैसे हीट ट्रांसफर की बात करें? लेट्स से आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ही सही, हमने टेस्ट ट्यूब ग्लास का ही क्यों लिया हुआ है ना? टेस्ट ट्यूब लकड़ी का भी तो हो सकता था, टेस्ट ट्यूब लोहे का भी तो हो सकता था। आप बात समझ रहे हो मेरे? मतलब टेस्ट ट्यूब ऐसे तो और भी रीजंस है कि हाँ ठीक है सर, रिएक्शन ना कर जाए तो ठीक है। लकड़ी के साथ तो रिएक्शन नहीं होता ना जल्दी चीजों का, है कि नहीं है? तो आप ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट है कि किस में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और भी चीजें कि भाई सर लकड़ी सी थ्रू नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो, बट मैंने ऐसे कि लेट्स से एक लकड़ी के अंदर मैंने सामान को रखा हुआ है कि दिस इज वुडन, और यहाँ पर आपके पास नॉर्मल चीजों के अंदर सामान को रखा हुआ है। तो कैन यू टेल मी दिस पार्ट कि यहाँ पर हीट करूंगा और यहाँ पर हीट करूंगा, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है, इसको भी मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। कहाँ पर मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा? वुड। है ना? ये ग्लास है और ये वुड है, वुड में ज्यादा हीट करना पड़ेगा। आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर मुझे पता है आप उसका इंटुइटिव फीलिंग आपको है ना? यस सर। ठीक है, पता है ये चीज कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हीट कैपेसिटी। ये जो चीज आप छोटी सी बोल रहे हो ना, ये काफी एक्चुअल में काफी बड़ी सी चीज है ना? हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस कॉन्सेप्ट्स। हीट कैपेसिटीज की कोई चीज कितना हीट स्टोर करती है या अपने, हाँ अपने थ्रू अपना स्टोर कितनी जल्दी जल्दी करती है। हरी बात समझ, तो हीट कैपेसिटी आपके पास क्या होगा? आपका ग्लास का ज्यादा होगा, यस सर। है कि नहीं है? आपका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो चीजें ऐसे ना, हीट कैपेसिटी कम ज्यादा, ऐसे हीट कैपेसिटी कम होगा वैसे देखना ग्लास का। ना मैं आपको समझाता हूँ क्या है एग्जैक्टली क्या है। हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। हीट कैपेसिटी अभी देखते हैं कैसे। हम दोनों ही केस में बोल रहे हैं Q इज डिनोटेड एज हीट, हीट को Q से बताते हैं।
Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर में राइज लाना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना हीट करना है, मतलब कितना टेम्परेचर। आई बात समझ में, ये चीज समझ में यस। आएगी, है ना। तो आपके पास कितना चेंज लाना है वो सब है कि उतना हीट करना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तब आएगा आपका सी डेल्टा टी। सी इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, अब देखना जी, अगर आप देखो तो वुड में ज्यादा हीट करना पड़ेगा फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। यस सर। ठीक है, वुड में ज्यादा हीट करना पड़ेगा फॉर द सेम टेम्परेचर राइज। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, तो जो सी है तुम्हारे पास इसका ज्यादा होगा, मतलब हीट कैपेसिटी वुड इज ज्यादा हीट कैपेसिटी है। ठीक है, और यही चीज तुम्हारे पास सी डेल्टा टी में अगर आप बात करोगे तो इसमें डेल्टा टी तो दोनों में ही सेम है, यहाँ पर कम हीट करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका सी कम होगा, ठीक है मैम। है ना। तो हीट कैपेसिटी वुड का ज्यादा है, वो ज्यादा जल्द एनर्जी स्टोर ज्यादा करेगा, ज्यादा अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देता, ये सारी चीजें रहती है। क्या ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, हीट कैपेसिटी मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करता है। हमारी बात समझ में, हीट कैपेसिटी क्या है। यस सर। ठीक है, तो ये हीट कैपेसिटी का मेजर डेफिनेशन है। यहाँ पर हम थोड़ा आसान से ही पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। Energy required to increase the temperature of any substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉर श्योर, कि अगर आपको मेरा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो और आपको चिकन का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो ऑब्वियसली आपको मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है नेक्स्ट, आप हीट के लिए अगर आप बात करोगे तो हीट में जब किया जाए तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये Q इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, 30। है ना। तो आपके पास Q बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सी, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू, कितना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट है वही हीट कैपेसिटी के बराबर है। 1 करोगे तो Q बराबर सी हो जाएगा, यस सर। है ना। तो ये आपके पास है, एक बार आप देख लो क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। यस सर हो गया। चलो जी नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट इसमें अगर हम आगे चलें तो द थिंग इज, द सिंपल थिंग इज कि हीट को ऐड करने के भी तरीके हैं। कैसे, इसका तरीका मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे आप अपने घर पे अगर कभी कुछ बना रहे हो तो मम्मी बोलती बेटा ढक के बनाओ जल्दी बन जाएगा, बोलते कि नहीं बोलते, यस सर। है ना। क्यों बोलते हैं, सोचो। क्योंकि वो ऐसे स्केप नहीं करता है तो वो उसके अंदर होता है, काइंड ऑफ लाइक हाँ, प्रेशर कुकिंग वाला चीज। प्रेशर कुकिंग वाला चीज, चलो जी। आज मैं आपको समझाता हूँ आज ऐसा क्या है। हीट को ऐड करने के दो तरीके हैं। पहले तो एक हीट को कैसे क्लोज्ड में ऐड किया जा सकता है, ठीक है, और एक हीट को ऐड किया जा सकता है ओपन में ऐड किया जा सकता है। ओपन को मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट प्रेशर, ये सही है कि नहीं है, यस सर। कांस्टेंट, और इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो तरीके से हीट को ऐड किया जा सकता है। हीट कैन बी एडेड टू कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैन बी एडेड टू कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे लेट्स से आप हीट करो हीट करो हीट करो तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ने लगेगा। होगा कि नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कुछ कुछ चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मैं मोटा मोटा बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। आ रही बात समझ में। यस यहाँ सर। लेट्स से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपने 100 जूल एनर्जी खर्च किया और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यहाँ पर यस। हीट करने चलोगे ना तो बताए क्या चीज होती है। लेट्स से दूध को इमेजिन करना, तो अब जब हीट कर रहे हो तो होगा क्या, थोड़ा सा तो एनर्जी जाएगा इसके टेम्परेचर बढ़ाने में, और थोड़ा बताए क्या होगा, ये उबलने और फैलने लगेगा, ये एक्सपैंड करने लगेगा।
क्लोज यस। ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि क्लोज तो भाई बंद है, वहां एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता। तो आप जो 100 जूल दे रहे हो, क्या वो पूरा का पूरा 100 जूल इसका टेम्परेचर बढ़ाने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि 100 का कुछ पोर्शन, लेट्स से 75 इज गोइंग टू द टेम्परेचर पार्ट, but रेस्ट 25 इज गोइंग टू व्हाट पार्ट? 25 इज गोइंग टू द पार्ट जहां पर आप एनर्जी को, मतलब जहां पर आप एक्सपैंड एक्सपेंशन करेगा, वाली चीज। एक्सपेंशन करो, फैल रहा है, उबाल रहा है। ठीक है, ये भी तो, ये क्या, ये वर्क हो गया, बताए कैसे वर्क हो गया? आप देखो ये, आप किसी, व्हाट इज वर्क? वर्क इज जब भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जब किसी हम्म। फोर्स के अगेंस्ट काम होता है। व्हाट इज द फोर्स? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर इज द फोर्स, और उसके अगेंस्ट आप धक्का दे रहे हो, उसके अगेंस्ट चीजें फैल रही है, यहाँ पे वर्क डन में खर्च हो गया। अब आपको दिख रहा होगा, अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, तो आपको टेम्प यहाँ पर एनर्जी और नहीं लगेगा, क्योंकि इसका तो सिर्फ कुछ पोर्शन ही जा रहा है ना टेम्परेचर बढ़ाने में। यस सर। ठीक है, दिस इज व्हाट वी से, कि जब हम हीट को आपके पास किस में डालते हैं, हीट को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हैं, तो दिस इज नोन एज सीवी। एंड हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हैं, तो वी कॉल इट सीपी। आपने सीवी सीपी तो बहुत सुना होगा। नहीं। नहीं सुना कभी? चलो, अभी तो नहीं सुना, तो अभी अभी सुन लिया, अभी समझ में आ गया ना व्हाट इज सीवी, व्हाट इज। यस सर। ठीक है, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ये रिलेशन सुना है? यस सर। हाँ, ये यहीं से आया हाँ। है। अब आया फील कि भाई सीपी बड़ा ही होगा सीवी से, और उसका जो डिफरेंस है आइडियल गैस के लिए, वो फिक्स होता है आर। यस सर। ठीक है, यहाँ से आया, चलो वो दूसरी बात है। ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, एक बार टेक इट इनसाइड भी, हाँ मैंने क्या बताया, समझो सोचो फिर आगे चले। आगे चलते आ गया समझ में? हैं। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। यार बस, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? तो मोलर हीट कैपेसिटी में इस बार क्या है, आप 1 मोल के लिए बात कर रहे हो, तो इसको ना हम इस तरीके से लिखते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ये तो अभी भी होगा। Q इज इक्वल टू एन सी, सी वी डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी। ये C क्या होगा? मोलर के लिए। क्यों? मोलर। 1 मोल के लिए पता चल गया, और कितने मोल है उसके लिए मल्टीप्लाई कर दिया इनसे, हम्म। क्योंकि इसको तो टोटल अमाउंट के लिए ही होना, जो कैपिटल सी था ना पहले, अब उसको एन सी लिख सकते हैं। है समझे? पहले कैपिटल सी टोटल के लिए था, कि कितने के लिए बढ़ाना था। अभी 1 मोल के लिए पता है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके तो भी तो टोटल हो जाएगा। स्टाइल है लिखने का। ठीक है, यस सर। तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। अब मोलर हीट कैपेसिटी भी इज अगेन, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। डिफरेंस इज डिफाइंड बाय CM, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, दिस इज द मेन पार्ट। अगेन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि मोलर हीट कैपेसिटी कब हीट ऐड कैसे करो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे या कांस्टेंट प्रेशर पे। टेक योर टाइम, सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला यूनिट यू हैव टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए, इसे तो लिखा होगा यहाँ पर, लिखा हुआ। मोलर हीट कैपेसिटी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, बेसिकली द सेम थिंग, लेकिन वो बस 1 मोल के लिए है एग्जैक्टली स्पेसिफिकली। exactly. बट अगेन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन आर यू कैलकुलेटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगेन देयर इज वन मोर। एनसीईआरटी में इसको सबसे छोटा वाला सी बोलते हैं, और कई किताब में इसको कैपिटल स्मॉल एस बोलते हैं। इस बार हम किसके लिए बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ग्राम। अगेन देखना इस बार क्या होगा, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अगेन पूरे के लिए बात करेंगे इस बार, एम सी डेल्टा टी। अगर 1 ग्राम के लिए पता है, ठीक है, और आप टोटल मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ना टोटल के लिए। यस सर। वही चीज है, आया समझ में? यस सर। सेम इस बार इसको भी क्या, फिर से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। ये तो स्पेसिफिक हीट के लिए हो गया। अब स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करते हैं। बहुत ही आसान है, और सिर्फ दो ही चीज। ख्याति नहीं आ रही? हाँ, ख्याति नहीं आ रही? मुझे नहीं पता, 1 सेकेंड हम्म। रुको। ओके, बच्चे ख्याति का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं आ रही, वो आ जाएगी बाद में। ओके, चलो यस। नेक्स्ट। तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर?
हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करें तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, व्हाट आर दीज फंक्शंस, ये देखते हैं। पहले आप, अब मैं आपको ये नया तरीके से, वैसे तो ये पहले आता है बट अब मैं आपको बढ़िया सा एक चीज समझाने जा रहा हूँ। अब ये डब्बा है, और इस डब्बे में जो इंटरनल एनर्जी है, दैट इज यू, लेट्स से इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज यू आई। और इसमें कोई आइडियल गैस की बात हो रही है, देयर इज सम आइडियल गैस, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज तुम्हारे पास u इज इक्वल्स टू यू, हाँ मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज यू फाइनल। शुरुआत इज यू आई इज यू इनिशियल, ठीक है। यू फाइनल, अगर मुझे इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ये बताओ। टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज, बिल्कुल सही कहा आपने, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर चेंज करना पड़ेगा तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए क्या क्या तरीका है? या तो हीट करना पड़ेगा, या या तो तो हीट करना पड़ेगा, और नहीं तो कूल करना पड़ेगा, तो ही उसका बेटा हीटिंग और टेम्परेचर। कूलिंग तो एक ही में आ गया ना यार, ठीक है। हीट करना पड़ेगा और कूल करना पड़ेगा तो एक ही बात हो गई है। और क्या कर सकता है? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो अगर आपको अपना गाल गर्म करना है, ठीक है, तो आपको कोई थप्पड़ भी मारे तो गाल गर्म होता है कि नहीं होता है? यस। उसका मतलब है वर्क से भी किया जा सकता है, हाँ। ठीक है। तो हम ये बोलेंगे अगर आपको इंटर, मान लो आप दोनों ही कर दो तो भी चेंज हो ही जाएगा। ये लिखा ये सही है कि नहीं है कि इंटरनल एनर्जी जो तुम्हारे पास चेंज आएगा दैट वुड बी जस्ट बिकॉज ऑफ हीट या फिर वर्क, ठीक यस सर। है। दोनों ही चीजों से क्या हुआ होगा, टेम्परेचर में चेंज आया होगा, कम हो ज्यादा हो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट कि आपको अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज करना है तो या तो आपको हीट करना पड़ेगा या तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात क्या है कि लेट्स टॉक अबाउट, सर आपने तो शुरू किया था स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज सिंपली जो आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, एंड पाथ फंक्शन इज जो आपके पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से काम को किया जा रहा है। देयर आर ओनली टू पाथ फंक्शंस, वर्क एंड हीट। अब थोड़ा मिलाओ इसको, घुसेड़ो यहाँ पर कि ऐसा क्यों। अगर आप देखो अभी हमने जो समझा ना, किसी चीज का इंटरनल एनर्जी ऑल्टर करने का जो पाथ है, जो तरीका है, वो सिर्फ हीट या वर्क ही है। यस आप सर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हीट और वर्क, उसको दूसरी तरीके से और इजी एग्जांपल में ले जा सकते हैं। इजी एग्जांपल में क्या होगा, लेट्स से कमरा है, इस कमरे के अंदर क्या टेम्परेचर है। टेम्परेचर डिफरेंस तो आपका कभी डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो आपने इस टेम्परेचर, कमरे में 10 डिग्री सेल्सियस था, आपने सोचा हीटर चलाते हैं, हीटर चला के भूल गए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और हीटर चला के भूल गए 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर आपने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत ठंडा हो गया, फिर आपने वो चला दिया एसी, और एसी चला दिया तो वो हो गया 20-22 डिग्री सेल्सियस पे। अगर आप ओए ओए ठीक है, अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस की बात करोगे, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मधुमक्खी आ गई, एक सेकंड।
बच्चे बस 1 मिनट। हाँ जी बच्चे, बैक। हेलो। यस सर। आप म्यूटेड हो। हाँ चलो, चली गई मधुमक्खी। ओके, तो आपके पास क्या है नेक्स्ट? हम जो डेल्टा टी की बात कर रहे थे, अगर आप इस कमरे का टेम्परेचर क्या था, पहले 10 गया था, फिर 10 से 50 गया था, 50 से फिर आप 22 लेके आए। और अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा डेल्टा टी क्या है, तो आप डेल्टा टी तो बोलोगे सर 22 - 10, 12। डू आई केयर कि उस कमरे में कभी आपने 100 डिग्री सेल्सियस भी ले गए होगे? डजेंट मैटर। यारी बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर यस सर। वजह से स्टेट फंक्शन की ये पाथ, ये डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल क्या है, बट कितना आपने इस कमरे को हीट किया था दैट इज डिफरेंट ना। अगर आप 10 से 50 ले गए और 50 से फिर 22 लाए, एंड 10 से आप सिर्फ 22 तक ले गए, तो देर इज प्रॉपर हीट का डिफरेंस, यस सर। है ना। तो ये वाली चीज है, एनर्जी कितना लगा होगा दैट इज डिफरेंट, है कि नहीं है? तो ये वाली यस चीज, दीज आर कॉल्ड नोन एज। आई होप आपको फीलिंग हो गया ना कि एग्जैक्टली exactly क्या चीज है कि नहीं है। तो देर आर थिंग्स जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और किस्मत से बात क्या है कि हमारे पास सिर्फ दो ही पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम चीजों का चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा दुनिया भर का कुछ भी हो, उन सबको हम स्टेट फंक्शन ही डालते हैं। आपसे पूछिए बेटा एंट्रोपी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। इंथैल्पी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। सिर्फ दो ही तो है पाथ फंक्शन, आया समझ में? यस सर। ठीक है, और पाथ फंक्शन के साथ हम ऐसे ही लिखते हैं क्यू और डब्ल्यू, स्टेट फंक्शन में हम डेल्टा भी लगाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो जी। तो हमारे पास अगेन, तुम्हारे पास अगर हीट कैपेसिटी ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, तो सी इन्फिनिटी हो जाएगा ना, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, है ना। तो क्यू अपॉन डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो, है ना। ये तो सब ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आई यस होप सर। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको अच्छे से क्या चल रहा है। यस सर क्लियर। चलो जी, टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करें, तो आइसोथर्मल में क्या होगा, द प्रोसेस फॉर विच डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। आइसोबारिक इज डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक इज डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। एडियाबैटिक इज क्यू इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक आपको पता है, और जनरली हम साइक्लिक में क्लोज साइकिल मान के चलते हैं, और क्लोज साइकिल में सारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। और अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो ऑल स्टेट फंक्शंस हैव वैल्यू जीरो। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है, जब बोथ हीट एंड वर्क आर इन्वॉल्व। पहले आप यहाँ तक देख लो, क्या ये बात समझ में आई?
रीड करो इसे। जैसे ये तो बाकी चैप्टर में भी करा है। हाँ ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक चले आगे। जैसा। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में फिर हमारे पास, चलो वर्डन के आज क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना पढ़ा के छोड़ूंगा मैं आपको ना। चलो जी, तुम्हारे पास लेट्स टॉक, पॉलीट्रॉपिक तक क्लियर है ना आपको ये पूरा? जैसा। लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कितना आपको समझ में आएगा कितना नहीं आएगा ये डिटरमाइन होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिवर्सिबल का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये इसका मतलब है कि हाउ इज दिस प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड, इसको कैसे किया जा रहा है, इस बात पे बात हो रही है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बताओ। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में लेट्स से आपके पास ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एंड आपके पास ऊपर जो प्रेशर एक्सटर्नल है और जो अंदर प्रेशर गैस है वो बराबर होगा तभी ये सिलेंडर रुका होगा, हाँ या ना? जैसा। है ना, तभी ये रुका होगा, प्रेशर गैस के बराबर होगा। मान लो आपने इसमें एक दाना डाल दिया, एक दाना किसी का मिट्टी का बहुत छोटा सा दाना डाल दिया, तो ये जब दाना डाला होगा ना, इसमें गारंटी आपने प्रेशर बढ़ाया है, इसमें प्रेशर जो बढ़ाया आपने वो डीपी करके बढ़ाया होगा, बहुत ही थोड़ा प्रेशर बढ़ाया। इस बहुत ही थोड़े प्रेशर के बढ़ने से इसने बहुत ही थोड़ा मूवमेंट किया होगा, इतना थोड़ा कि आप बोलोगे पागल हो क्या, चला ही नहीं है तो, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है ना? तो ऐसे करके तो आपने बढ़ाते के बढ़ाते के बढ़ाते के बढ़ाते के बढ़ाते, अगर आप एक ही दाना करके डालते चले गए डालते चले गए डालते चले गए, मान लो 200 साल तक अगर आप जिंदा रहे, आपने बोला अपने बच्चों को भी कि बेटा एक एक पिस्टन है उस पे मुझे दाने डालने हैं और तुम डालते रहना, ठीक है, और वो 2-3 पीढ़ियां आपकी डालती रही, तो क्या पता 100-200 साल में वो थोड़ा मूव कर जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या ये बात सही है कि नहीं? पहली चीज, जो आपके पास यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स दिस चेंज इन प्रेशर? दिस जैसा। ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। बहुत ध्यान से कि ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है ये ड्राइविंग फोर्स। सेकेंड चीज, अगर आप क्या करोगे, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएबल प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कीवर्ड है। किसी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल प्रेशर दिख जाए, आपको पता चल जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस है। बात है कि सर मुझे क्यों जानना है कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल है, बेटा फॉर्मूला बदल जाता है। रिवर्सिबल के फॉर्मूले अलग होते हैं, रिवर्सिबल का फॉर्मूला ही अलग होता है। तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में किस टाइप का प्रोसेस है, तो यही नहीं पता चलेगा करना क्या है। ठीक है, तो वेरिएबल प्रेशर देखते ही, वेरिएबल प्रेशर सुनते ही, ओके स्लो प्रोसेस, इन इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइट स्टेप्स, आपने ये जैसे ही शब्द सुनना शुरू कर दिया ना, तुरंत आपके पास क्या होगा, दीज आर ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि लेट्स से आपका बीच में मूड खराब हो गया कि यार मजा नहीं आ रहा यार, वापस चलो अब नहीं करना, ठीक है, तो आपने एक दाना डाला, आपने वो एक दाना हटा लिया, कोई फर्क पड़ेगा? वो जितना मूव किया उतना पीछे चला गया। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें पीछे जाना शुरू कर सकते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और पता है क्या होगा, सिस्टम ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम होगा, ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे ही बना हुआ है वो। क्यों इक्विलिब्रियम पे? आप एक चीज बताओ, दाना डालने से पहले फोर्सेस जीरो थी कि नहीं थी? हम्म। दाना डालते ही फोर्सेस जीरो हो गई कि नहीं हो गई? फिर से थोड़ा सा बढ़ते ही हम्म। देखो, अगर पूरी फोर्सेस जीरो तो इक्विलिब्रियम नहीं हो गया, कोई चेंज हो ही नहीं रहा। यस सर। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है आपको? यस सर। ये तुम्हारे पास है, ये मेन बात है रिवर्सिबल का। इरिवर्सिबल में क्या आप बोलो भाई, छोटी सी जिंदगी है, कल चले जाना है ना, है ना, छोटी सी जिंदगी है, गम ना खाया कर, है ना, समय मिला करे तो पतंग उड़ाया कर, ठीक है।
तो हमारे पास क्या, यहाँ पर ऐसे आपने तुरंत लिया और आपने 10 किलो का पत्थर फेंक के मारा, 10 किलो का पत्थर फेंक के मारा, और ये ना खटाक से एकदम झटके से चालू होगा और लास्ट में ही जाके रुकेगा। आपने मन किया कि ऐसे नहीं 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 सर, और बीच में रुक जाना है, बीच में रुक जाना है, नहीं हो सकता। इट्स लाइक स्काई डाइविंग, यू रियलाइज इन बिटवीन कि अरे ये तो ज्यादा हो गया, कैन नॉट स्टॉप, यू कैन ओनली स्टॉप एट द एंड। आई बस समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो दिस इज लाइक दिस, तो ये दिस इज नॉट you cannot go back during the reaction, but this is not the main point. ठीक है, द मेन पॉइंट इज कि यहाँ पर जो प्रेशर है शुरुआत से लेके एंड तक वो कांस्टेंट है। देखा आपने, कांस्टेंट एक्स्ट्रा 10 किलो था, 10 किलो ही बना हुआ है। यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम ओनली एट द स्टार्ट एंड ओनली एट द एंड होगा। देख रहे हो आपको ये क्या चीज है? दिस इज मोर रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ कंपेयर टू दिस, दिस इज अ थियोरेटिकल प्रोसेस। हम ऐसी प्रोसेसेस नहीं कर सकते, दे रहा, किसी के पास इतना समय नहीं को 200 साल तक पिस्टन हिलाए। ठीक है, आपके पास ये प्रोसेसेस है, ये चीज है, आप सारे काम ऐसे ही करते हो। आपको अगर उठा के कोई सामान भी रखना है भारी, तो आप यही करते हो, उठाते हो और तुरंत उठा के नीचे रख देते हो। आप उसको ये नहीं कि मैं बहुत धीमे धीमे रखूंगा। आई बस समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये सारा का सारा दिस इज अ फास्ट प्रोसेस, दिस हैज फाइनाइट स्टेप्स कि तुरंत एक दो स्टेप में हो जाती है चीजें। ये आपका डिफरेंस है। और यहाँ पर आपके पास ना कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स नहीं है, कीवर्ड्स। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी शब्द दिखाई देता था, मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन तो ऐसा होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में एक छोटी सी चीज ये समझो, क्वेश्चन वाला इतना चालू होता है, वो बोलता है प्रेशर इज इक्वल्स टू 5 atm। ये भी एक कांस्टेंट प्रेशर ही है। कांस्टेंट 5 atm बोल दिया, कांस्टेंट प्रेशर ही है। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस, चेंजिंग है या फिक्स है? फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें, अब इसको ना आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू नहीं करना है, इसको 1 मिनट लगा के एक एक पॉइंट पढ़ के रिलेट करना है, क्या ऊपर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा दोनों को एक एक लाइन पढ़ के 2 बार सोचो कि अच्छा अच्छा ठीक है, ओके समझ में आ गया, पूरी तरीके से आ गया, तभी आगे बढ़ो। ठीक है, दोनों को रीड करो अभी तुरंत। डन। फिर तुमने जल्दी से पूरा कर लिया, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर है? यस सर। पक्का से? यस सर। ठीक। चलो जी, तुम्हारे पास नेक्स्ट इज IUPAC कन्वेंशन। हमारा जो मोटा मोटा चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो लगभग लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल पोर्शन पे, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके पास क्या है, IUPAC कन्वेंशन की बात कर लेते हैं पहले। IUPAC कन्वेंशन हीट एंड वर्क के लिए। कन्वेंशन का मतलब वही साइन वाला चीज देखना हमने। अगर एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर आपने हीट को ऐड किया है, तो इस डब्बे के अंदर हीट बढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, +Q। इसको बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और इसको ये भी बोल सकते हैं हीट एडेड टू द सिस्टम। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अगर आपके पास हीट इससे निकला होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, -Q। हीट रिलीज्ड, क्योंकि डब्बे से हीट कम हो गई, या फिर हीट रिमूव्ड बाय फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर है ना ये वाला पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट आपके पास देखना है क्या है, वर्क के लिए बात करते हैं। तो वर्क के लिए क्या होता है वो समझते हैं। मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, फिर फिजिक्स वाला पोर्शन भी बता दूंगा कि क्या दिक्कत आती है उसमें। हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पर ये देखना, दिस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, आपका जो डेल्टा वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, ΔV इज पॉजिटिव। यस सर। इसको हम ये बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंशन होगा, इसको बोलते हैं वर्क बाय फाइनल सिस्टम। क्योंकि सिस्टम अपना, आप ऐसे समझो कि इस डब्बे के अंदर
इस डब्बे के अंदर मैंने आपको बंद कर दिया तो आपने ऐसे धक्का मार के इसको खोला होता कि नहीं होता, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय यस द सर। सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम से मैंने अगर आपको डब्बे के ऊपर बैठा दिया होगा तो डब्बा नीचे चला गया होगा। नॉट दैट कि आप भारी हो, सिंपली लाइक कि ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यस। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा इसमें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। और कंप्रेशन में तो ये बताओ, क्या ये वाले शब्द समझ में है, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम एंड यस। डेल्टा वी का फंडा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अब देखना, जो आपका वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और पता होना चाहिए। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन पी डीवी। और ये भी कैसे आया आप देखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको यस सर। एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो अगर एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये प्रेशर इनटू डीवी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, प्रेशर इनटू डीवी हो जाएगा। अगर प्रेशर इनटू डीवी हो जाएगा तो फिजिक्स में जो फॉर्मूला, ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री में वी डोंट टॉक अबाउट दिस, ये प्रेशर गैस है एक्चुअल में, क्योंकि फिजिक्स में आप गैस के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज प्रेशर गैस एंड दिस इज प्रेशर एक्सटर्नल, ठीक है। हम एक्सटर्नल प्रेशर के लिए पढ़ते हैं, और अगर आप देखोगे तो प्रेशर एक्सटर्नल इज माइनस प्रेशर गैस, दैट इज फिक्स्ड, है कि नहीं है? वो उल्टा ही है बस। ये आपका केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, नहीं समझ में आया वो चीज? हाँ सर। आ गया ना पक्का? यस सर। माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये है आपका मेन बात। रेफरेंस रेफरेंस का डिफरेंस है ना। तो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो अलग है, थर्मोडायनेमिक्स सेम है। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल सेम है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। मेन बात है कि आप देख कैसे रहे हो। केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन दबा रहा है, कितना ये हो रहा है, हम बाहर से देख रहे हैं। फिजिक्स में हो रहा है कि अंदर में क्या हो रहा है, क्लियर? तो जस्ट ऑपोजिट साइन हो जाता है, कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब तुम ये बताओ, एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन का साइन क्या होना चाहिए? डीवी कैसा होगा एक्सपेंशन में? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, ठीक है। वर्क डन तुम्हारे पास कैसा होगा, फिर एक्सपेंशन इज नेगेटिव। कंप्रेशन के लिए बात करते हैं, तो कंप्रेशन में क्या होगा, जो वर्क डन होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। रीजन कि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में, और ये भी माइनस 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 प्लस हो गया। पॉजिटिव। कोई डाउट है नो सर। आपका? यस सर। एक्सपेंशन कंप्रेशन, चलें आगे। यस सर। चलो जी, अब देखना, जितने भी दुनिया भर के फॉर्मूले वो सब इसी फॉर्मूले से आ रहे हैं। ये वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब आ जाओ, इसमें मैं तुम्हें लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज दिखाता हूँ, लिस्ट। पहला चीज होता है फ्री एक्सपेंशन। व्हेन आई से फ्री एक्सपेंशन, आई एम टेलिंग यू कि भाई ऐसा हो रहा होगा कि कोई फोर्स ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। जैसे एक्सपेंशन, इसमें आपके पास ये एक इवैक्यूएटेड बल्ब है। इवैक्यूएटेड का मतलब क्या होता है, खाली। अगर आपने यहाँ से यहाँ गैस को एक्सपैंड किया तो क्या इस तरफ से कोई धक्का लगेगा गैस को? नो सर। खाली है। फ्री एक्सपेंशन, आपने खुला छोड़ दिया, खुला एक्सपैंड कर रही है। फ्री एक्सपेंशन में जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन क्या होगा इसमें? जीरो। आया समझ में, लॉजिक समझ में आया कि नहीं? यस सर। फ्री एक्सपेंशन में देर इज नो फोर्स, नो प्रेशर जिसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, वर्क डन जीरो। सेकेंड, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए, टेल मी? जीरो। जीरो, ठीक है। वाई? बिकॉज आइसोकोरिक में डीवी क्या होगा, जीरो, और अगर डीवी जीरो। जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। जीरो। ओके, नेक्स्ट आप बताओ, इसी फॉर्मूले में आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आइसोबारिक इज प्रेशर सेम। प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट तो पीडी जीरो। ना। देखो यहाँ पे तो डीवी की तो बात किया था, तो ठीक है, प्रेशर का तो कुछ वैल्यू है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर वाली बात करोगे ना। अगर हाँ। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को बाहर नहीं निकाल सकता इंटीग्रेशन के। हाँ। तो इस बार वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी पी एक्सटर्नल डेल्टा।
पी डेल्टा वी, एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ, दैट इज आइसोथर्मल की बात करते हैं। तो आइसोथर्मल में यू हैव टू थिंग्स, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रेशर, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? कौन? कांस्टेंट? फिर देखा, आपने तो अच्छे से नहीं, पढ़ा। वेरिएबल। वेरिएबल, आपने तो अच्छे वेरिएबल, से पढ़ा था। इरिवर्सिबल। सोचो सोचो, वापस से सोचो, मैं तभी आगे बताऊंगा। लॉजिक से बताना, इरिवर्सिबल कैसे हो रहा था प्रोसेस, सोचो। प्रेशर वेरिएबल था। वे पक्का? हाँ, श्योर हो? श्योर। प्रेशर वेरिएबल था तो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था। वो तो रिवर्सिबल के लिए था ना। ठीक है, फिर ऑपोजिट। फिर ऑपोजिट का क्या मतलब है? ठीक है, एक बार फिर से इसे पढ़ो। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तभी तो इस एक्सटर्नल वाले में ऐसे धीमे धीमे बढ़ाया, वेरिएबल प्रेशर है, प्रोसेस को फील करके हाँ, करो ना, तो याद रहेगा। फिर से पढ़ो, मैं आगे तभी पढ़ाऊँ, फिर से पढ़ो इसे। पहले कांस्टेंट ही बोला था मैंने, आपने हाँ कंफ्यूज। तो ठीक है, तो मतलब मैं कंफ्यूज करूंगा तो हो थोड़ी जाओगे। ठीक है, पढ़ लिया। चलो चलें आगे। यस सर। ये तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर इरिवर्सिबल में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा। ठीक है, ये तो आसान हो गया, आपको दिख रहा है ना, मैं आई एम यूजिंग जस्ट दिस फॉर्मूला हर बार यही। मैंने और कुछ याद ही नहीं कर रखा है, मुझसे जो बोलता है उस तरीके से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। वैसे तो सारे इसी में ही हो जाते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो बता दूंगा मैं। रिवर्सिबल के लिए बात किया जाए, रिवर्सिबल के लिए बात किया जाए तो इस बार क्या होगा, वर्क डन प्रेशर कैसा होगा, चेंजिंग होगा। तो इसको एन आर टी बाई वी डी वी रखेंगे। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस है ना, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। तो वी को चेंज यस। कर, वो पी को चेंज करके लिख सकते हैं ना, एन आर टी बाई पी। एनआरटी बाई। अब ये कि आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा। पहले इंटीग्रेट करोगे तो माइनस एन आर टी तो बाहर ही हो गया, एल एन वो आ गया वी, इसको क्या बोलेंगे, वी वन और वी टू। ठीक है, अब इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन। ये तो पहला फॉर्मूला है इसका, इंटीग्रेटेड। अब आइसोथर्मल के लिए देर इज वन मोर थिंग। आइसोथर्मल के लिए देर इज कि पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, ये सुना है आपने? यस सर। तो अब यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो फॉर्मूले को, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। ठीक है, ये फॉर्मूलाज बन गए। लेट्स गो चेक दिस हियर। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। ये समझ में आई इक्वेशंस? हम्म। क्लियर है? यस सर। सी एडियाबैटिक में आपको थोड़ा सा बता तो रहा हूँ, और थोड़ा सा ही बताऊंगा, इसमें तो मैंने लिख रखा है क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन है। एडियाबैटिक प्रोसेसेस के बारे में हमारे में नहीं है। Q इज इक्वल टू जीरो, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां पर फॉर्मूला ही अलग लगता है। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हो वो गामा की वैल्यू होनी चाहिए। देखिए, गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए, ये वाला पोर्शन याद होना चाहिए। ठीक है, आज इसको आप रिवाइज करके देखना, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11th में, हम्म। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सारा कुछ, आप इसे करके यस। फिर हम इस पर बात करते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। एक बार फॉर्मूला रखा था।
नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला याद होने चाहिए। यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन। आर की वैल्यू। आर की वैल्यू अगर 25/3 रखोगे तो जूल में आएगा आंसर, 1/12 रखोगे तो लीटर एटीएम में। तो 25/3 रखेंगे ना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना। मैं बताऊं? कैलकुलेट कर रही हूँ, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक सेम है। सेकेंड लाइन तक सेम है, वो कैलकुलेट नहीं वो करेगा। आज आपने अभी कैलकुलेट करना है इसके बाद। दिस इज योर नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन। क्योंकि पहले वाला यार क्लियर होगा कि है क्या। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने हाईलाइट कर रखा है। देखिए यस 20 सर। में तो आइसोथर्मल है, तो इस तरीके से आप देख रहे हो ना कैसे इंफॉर्मेशन पता लगाते क्वेश्चन में। वरना तो यस सर। हजारों फॉर्मूले क्या करेंगे। बहुत सोच समझ के। यस सर।
जीरो नहीं होगा? फिर सेकंड वाला बता दो। जीरो, हाँ जीरो ही होगा। हाँ। खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन ये और कर दो। कैलकुलेट डन। जीरो क्यों होगा वैसे? क्योंकि ऊपर ही बताया था ना कि एक इवैक्यूएटेड है तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं फ्री लग रहा। एक्सपेंशन। हाँ, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला। तो ये बता दो। नहीं, पहले आप नहीं। डिसाइड करो। ये टेम्परेचर क्या है इसका, फिक्स है कि नहीं है? फिक्स है। तो इसको क्या प्रोसेस बोलेंगे, आइसोथर्मल? हाँ। आइसोथर्मल में प्रेशर क्या है इसका, कांस्टेंट है या चेंजिंग है? कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो याद नहीं है। वो रिवर्सिबल का होता रिवर्सिबल का है। है। ठीक है। अगेन देखना यहाँ पर क्या होगा आपके पास, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो पी बाहर आ गया, तो माइनस पी डीवी हो गया ना ये तो, या माइनस पी यस। डेल्टा वी अब हो जाएगा। यस सर। करो जल्दी से। आंसर किस यूनिट में आएगा वो भी बताना। यस सर। एटीएम पढ़ ली। लीटर एटीएम, लीटर मल्टीप्लाई लीटर। करो ना। तो हाँ। प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 इंटू वॉल्यूम में चेंज कितना है, 4, 5 4 जो -20 लीटर एटीएम। माइनस कैसे डिसाइड किया, एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है? एक्सपेंशन। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने अभी देखना है, फर्स्ट लॉ में आपको पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट लॉ पे बेस्ड ये 5 क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। ओके सर। इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे,